हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल पे। इसके साथ ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर से जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आपको भारतीय संविधान, इंडियन हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे पॉलिटियन गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, आर्ट्स एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ऑप्शनल कोर्सेज, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, आंसर राइटिंग कोर्सेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी कोर्सेज में आप अपनी सुविधा अनुसार और जिसकी आवश्यकता आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जो 1 महीने से लेकर 36 महीने के लिए अवेलेबल है। क्लियर चीजें। इसी प्रकार जीएस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जो 1 महीने से लेकर 36 महीने के लिए अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज में अगर आप मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा मिलता है। क्लियर है। और जीएस सब्सक्रिप्शन में दो प्रकार के कोर्सेज हैं, एक आइकॉनिक कोर्सेज होता है, दूसरा प्लस कोर्सेज। क्लियर चीज है ये। अन अकेडमी के द्वारा रिसेंटली यूपीएससी प्री को टारगेट कर कोर्स चलाए जा रहे हैं 2021 के लिए। आप अन अकेडमी के साथ अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार जो है आगामी परीक्षाओं के लिए 2022 और 2023 के लिए कंप्लीट जीएस बैचेस जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। वह बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम है। अपनी सुविधा अनुसार आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो 10% आपको फायदा मिलता है। और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स। हम जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर आगे बढ़ने से आज हम थोड़ा सा बजटीय प्रोसेस पर उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में मेरे पढ़ा है कि जैसे होता है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि जो विधायिका का मतलब पार्लियामेंट का जो मुख्य काम क्या है, तो पार्लियामेंट का जो मुख्य काम है वह क्या है, वह कानून का निर्माण करना। क्या करती है, वह कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस है उसका, करती है उसके लिए प्रोसेस है कि पहले क्या होना चाहिए। लोकसभा, हमारे यहाँ दो हाउस है, एक लोकसभा है, राज्यसभा है। तो कोई भी बिल पहले क्या होता है, स्टेब्लिश किया जाता है ना। बिल के नेचर के आधार पर बिल कितने प्रकार के होते हैं, पहले भी आपको क्लास में बता चुका हूँ। बिल के नेचर के आधार पर बिल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, तो हम बोलते हैं साधारण विधेयक। क्या कहते हैं इसको, हम साधारण विधेयक कहते हैं। दूसरा क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। सब आप याद मेमोराइज कीजिएगा इसको। वित्त विधेयक होता है। तीसरा जो क्या होता है, धन विधेयक होता है। फिर चीजें, चौथा जो विधेयक होता है वो क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है। संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। फिर चीजें, ये संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। तो किसी भी मतलब कोई भी कानून बनाने के लिए क्या होता है, हमको कानून बनाने के लिए बिल्स के फॉर्म में क्या होता है, हाउस में लाया जाता है। अगर यह बिल जो है दोनों हाउस से पारित हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो तीसरा प्रमुख आधार होता है वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद क्या बन जाता है, कोई भी बिल क्या हो जाता है, वह एक्ट में जाता है। यह चीज है ये। तो आप पुराने क्लास को मेमोराइज कीजिए और देखिए कि हर मतलब जो बिल है वो अपने नेचर के आधार पर क्या हो रहा है, 4 प्रकार से हो रहा है और उसके पास होने की प्रक्रिया भी अलग अलग। क्लियर चीजें। आपको मैं पहले भी कह रहा था, जो साधारण बिल है हम एक बार रिवाइज करते हैं 5 मिनट। साधारण विधेयक जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में क्या होते हैं, पहले लाए जा सकते हैं। क्या होता है यह, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में लाए जा सकते हैं। केस ऑफ सिंपल बिल किसमें होता है, साधारण विधेयक के केस में। साधारण विधेयक के केस में बिल को जो है किसी हाउस में से पहले लाया जा सकता है। क्लियर। सपोज जो है लोकसभा में पहला बिल लाया गया, जो साधारण विधेयक है वह लोकसभा में पहले लाया गया। लोकसभा में सबसे पहले लाया जाता है तो पढ़ते तो वह रिजोल्यूशन होता है, प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव क्या होता है, बिल में कन्वर्ट होता है। और बिल में कन्वर्टन होने के लिए आपको बताया था कि 3 फेजेस होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन ना। बिल को स्टेब्लिश कर दिया जाता है और स्टेब्लिश होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर बिल जो है वोटिंग के लिए रखा जाता है हाउस में। ठीक है। वोटिंग किया जाता है। अगर सिंपल मेजोर साधारण विधेयक है तो यह अगर मान लीजिए इस हाउस से वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है,
अगर बिल वो जो सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पास हो जा रहा है, अगर बिल क्या है यह सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो कहाँ चला जाता है वह? अगली हाउस के लिए चला जाता है। कहाँ चला जाता है यह? अगले हाउस में चला जाता है। क्लियर चीज है ये? बिल कहाँ चला गया? सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पास हो गया था, कहाँ हो गया? अगले हाउस में। यहाँ बिल यहाँ पे आ गया, पास होने के बाद राज्यसभा में आ गया। राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन हैं। अगर राज्यसभा क्या करती है, इस बिल को पास कर देती है सिंपल मेजोरिटी से, तो कहाँ चला जाएगा? यह प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देता है तो क्या बन जाएगा? यह कानून बन जाएगा। पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा बोल प्रोसेस हो गया, इस बिल पर अगर राज्यसभा को लगता है कि इसमें किसी और प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता है, या ये बातें यहाँ पे ऐड नहीं करी है, तो वो क्या कर सकता है? वो पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वो इस सदन में क्या करता है? लौटा सकता है। क्या करता है? वो लौटा सकता है। और पुनर्विचार कर फिर से क्या कर सकता है? लोकसभा जो है यहाँ इसको भेज दिया, और यहाँ पर बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है? यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से अगर वह पास हो जाता है, तो क्या हो गया? यहाँ सिंपल मेजोरिटी से अगर जो पास हो गया, तो क्या हो गया? वह राष्ट्रपति के पास चला जाता है। ठीक है? सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तो कहाँ चला जाता है वह? राष्ट्रपति के पास चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? ये पुनर्विचार के बाद कहाँ गया? यह बिल जो है फिर से सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तो क्या हो गया? यह राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति के साइन से क्या बन जाएगा? फिर से यह कानून बन जाएगा। ये दूसरा प्रोसेस हो गया। ठीक है? इसी में देखिएगा तीसरा प्रोसेस है कि अगर इस हाउस में आया, और इस हाउस में क्या है, राज्यसभा ना तो इस पर पास करती है, न पुनर्विचार के लौटाती है, और इस पर अपने ही पास रखे रहती है। ठीक है? इसी पास रखे, सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ मैं, इसी के पास रह रही है। अगर मान लीजिए ऐसी अब बिल को अपने पास के ना, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती है, और समय जो है लगभग क्या होता है, 6 महीने का हो जाता है, तो क्या समझा जाता है कि दोनों हाउस में क्या हो गया है? दोनों हाउस में जो है गतिरोध की स्थिति हो गई है। गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और इस गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसको राष्ट्रपति को इस गतिरोध से अवगत कौन कराएगा? स्पीकर करवाएगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ये अवगत करवाएगा किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? आर्टिकल 108 के तहत क्या करता है वह? संयुक्त बैठक बनाता है। किसके? पार्लियामेंट का संयुक्त बैठक बुलाता है। आपको याद आ रहा है? और संयुक्त बैठक में क्या कर रखा जाता है? इस बिल को रखा जाता है, और सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाता है, तो क्या माना जाता है? पास माना जाता है। तो इस प्रकार के कानून जो बन गया, कौन सा? जो बिल जो है साधारण विधेयक के संदर्भ में, जो सामान्य कानून जो है इसी कैटेगरी के, इसी प्रोसेस के तहत क्या होते हैं? पार्लियामेंट में बन रहा है। मतलब पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों हाउस की सहमति होती है। क्लियर चीज है ये? उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तो कानून का निर्माण हो रहा है। क्लियर चीजें समझ में आ गई? चीजें ये ठीक है? इसी प्रकार अब देखिए दूसरे विधायक जो है, देखिए वित्त विधेयक के संदर्भ में, तो वित्त विधेयक के संदर्भ में हम देखेंगे तो वित्त विधेयक में जो है बस इसका एक प्रक्रिया का अंतर होता है, बाकी सारी से जो है इसका क्या है? वह एक साधारण विधेयक की तरह होता है। क्लियर चीज है ये? वित्त विधेयक क्या होता है? सबसे पहले जो है यह केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। क्लियर है? तो कोई भी वित्त विधेयक है, वो कौन चिन्हांकित करता है? यह चिन्हांकित करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा जब यह कर देता है कि यह वित्त विधेयक है, तो सबसे पहले कहाँ आएगा वह? लोकसभा में आएगा। और लोकसभा में यह आएगा, और बाकी सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं सेम साधारण विधेयक की तरह होती है। क्लियर चीज है ये? ठीक। दूसरा तीसरा जो बिल है वह धन विधेयक होता है। क्लियर चीज है ये? तो मनी बिल का को जो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 के तहत। ठीक है? आर्टिकल 110 में जो है मनी बिल की परिभाषा दिखाई गई है। तो मनी बिल भी क्या है? एक तरह से वित्त विधेयक होता है। तो जो मेनली जो हम सिंपल शब्द में समझ सकते हैं, आपके प्रीवियस लेसन क्लास हमने 7 में पढ़ा है धन विधेयक के संदर्भ में, पूरे डिटेल में हम गए हैं। ठीक है? तो आप वो क्लास मतलब पिछला लेक्चर आप देख ही सकते हैं। तो धन विधेयक को डिफाइन कर कौन करता है? स्पीकर करता है। धन विधेयक के रूप में स्टेब्लिश हो गया, और वो लोकसभा में आता है। क्लियर चीज है ये? और लोकसभा में ही धन विधेयक का पहले आया, क्योंकि यह एक वित्त विधेयक है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक जो है कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? लोकसभा में introduce किया गया। ठीक है? लोकसभा में वो बिल ट्रेंडिंग होता है, जो लोकसभा में वो आ रहा है। लोकसभा में क्या, उस बिल पर बहस होती है, प्रतिक्रिया होता है, वोटिंग होता है। लोकसभा में अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो कहाँ चला गया यह? मनी बिल। लोकसभा में अगर ये सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में यह पास हो जाता है, तो मनी बिल तो कहाँ चला गया यह? राज्यसभा में आ गया। क्लियर है? राज्यसभा
में आ गया। राज्यसभा इस बिल को क्या करती है, अगर पास कर देती है सिंपल मेजोरिटी से, तो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से क्या बन गया, वह एक्ट बन गया। ठीक है। राज्यसभा अगर पुनर्विचार करने के लिए इसको वापस भेज दे रहा है, तो इस मनी बिल के संदर्भ में पुनर्विचार जो सजेशन दिया है राज्यसभा, उसको लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है। और उसी फॉर्म में क्या करेगा वह, फिर से क्या करेगा, मनी बिल को क्या कर देगा, यहाँ पर भेज देगा। और मनी बिल जो है वह कहाँ चले जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी अब प्रतिक्रिया जो है राज्यसभा की जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर चीजें। तीसरा देखिएगा, बिल जो है लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ आ रहा है, राज्यसभा में आ गया। ना तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है, ना उसको पास कर रहा है, और लगभग 14 दिन तक अपने पास रख लेता है। तो 14 डे के बाद समझना चल रहा है तब क्या क्या होगा, स्वतः पारित माना जाएगा। तो रोकने का अधिकार जो है लोकसभा को 14 दिन से ज्यादा का समय का नहीं है। यह स्वतः ही पारित माना जाएगा, और क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति से यह किया जाएगा। क्लियर चीजें। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा क्या है, सबसे पहले बिल लोकसभा में आएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। इन द केस ऑफ मनी बिल, या क्या केवल राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है, वह केवल 14 दिन तक बन सकता है, तब वह कानून बन ही जाता है। क्लियर चीजें। जो चौथे प्रकार का बिल है, वह है आपका संविधान संशोधन विधेयक। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्लियर चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संदर्भ में संविधान में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो आर्टिकल 368 में बताया गया है। चीजें। तो हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है, पार्लियामेंट को ही है। क्लियर। कमिश्नर अमेंडमेंट करने की आवश्यकता किसको है, संसद को ही यह हम अधिकार दिया गया, क्या कर सकता है, वो संविधान में संशोधन कर सकता है, और किसी को नहीं दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है 3 प्रकार के होते हैं। वह संविधान संशोधन बिल जो साधारण बहुमत से हो, क्या वह संविधान संशोधन विधेयक जो क्या हो, किस मेजोरिटी का हो, वह साधारण विधेयक का हो, साधारण बहुमत का हो, साधारण बहुमत बहुमत से पास होने वाला हो। दूसरा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत होता है। ठीक है। और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं की अनुमति। आधे से अधिक राज्यों की क्या है, विधान सभाओं की अनुमति होनी चाहिए, विधान सभाओं की अनुमति होनी। क्लियर चीज़ है ये। ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पर लोकसभा है और राज्यसभा है, तो यहाँ पर बिल जो है, संविधान संशोधन बिल जो है, किस नेचर का हो, अगर सिंपल मेजोरिटी का है तो क्या होगा, वह दोनों हाउस से सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। अगर वह दूसरी कैटेगरी का है, तो दोनों हाउस से क्या होगा, वह द्वितीय बहुमत से ही पास होगा। क्लियर चीज। तो नेचर कैसा होगा, उसके आधार पर जो है दोनों हाउस में उसी नेचर से क्या होगा, प्रभावित होगा। और उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति इस पर अगर साइन कर देता है, तो क्या बन जाता है, वह एक्ट बन जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कोई बिल जो है, यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक जो है, इसके नियम है कि यह किसी भी हाउस में पहले लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में किया जा सकता है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा वाला कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जैसे मनी बिल और फाइनेंस बिल के संदर्भ में था। यहाँ भी क्या हो सकता है, यह किसी भी हाउस में क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सपोज अगर संविधान संशोधन जो है साधारण बहुमत का है, देखिए साधारण बहुमत का हो चाहे 2/3 बहुमत का हो, वह दोनों हाउस में नेचर जैसा रहेगा, उसी नेचर के अकॉर्डिंग दोनों हाउस में क्या होना चाहिए, उसको पास होना चाहिए। अगर लोकसभा में साधारण बहुमत से हारा, तो लोकसभा राज्यसभा में क्या होगा, साधारण। तो ये कौन तय करता है, साधारण बहुमत किया स्पीकर तय करता है, एक्सपर्ट कमेटी तय किया बिल जो है साधारण बहुमत का होगा कि 2/3 बहुमत से पारित होगा। क्लियर है। बिल के नेचर पर यह सब चीज डिपेंड करता है। तो मान लीजिए लोकसभा में साधारण विधेयक के संदर्भ में बोल रहे हैं, कोई बिल साधारण विधेयक का संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत जो है बिल आ रहा है, और बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है सिंपल मेजोरिटी का इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ, लोकसभा में। और लोकसभा में क्या होता है, इस पर मतलब चर्चा होती है, उसके बाद वोटिंग का रखा जाता है, और वोटिंग करने के बाद यह सिंपल मेजोरिटी से यहाँ से पास कर दिया जाता है। तब पास करने के बाद कहाँ आ गया, यह राज्यसभा में आ गया। ठीक है। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, इस बिल को अगर सिंपल देखिएगा, राज्यसभा क्या करती है, इस बिल को अगर सिंपल मेजोरिटी से पास कर देता है, तो कहाँ चला जाएगा, यह प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से क्या बन जाएगा, यह एक्ट बन जाएगा। क्लियर चीज पहला। दूसरा,
राज्यपाल क्या कर सकती है इसको, सॉरी, राज्यसभा क्या कर सकती है, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकती है, यहाँ पे लौटा सकती है, पुनर्विचार करेगा। उसके बाद से क्या करेगा, वो फिर से इस सदन को भेजेगा। अगर वो यह सिंपल मेजोरिटी का बिल है, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर देती है, तो कहाँ चला जाएगा, यह राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से क्या बन जाएगा, यह एक्ट बन जाएगा। समझिए चीजों को, ठीक है। अगर नहीं करती है तो क्या हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा। तीसरा, नहीं करती है तो क्या होगा, मान लीजिए सिंपल मेजोरिटी बिल पास नहीं करती है, बिल पास नहीं करती है, और यहाँ भी बिल पास नहीं होता है, तो बिल क्या होगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अब वो दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। अगर किसी हाउस में भी यह पास नहीं होता है, तो क्या होगा, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, और बिल क्या हो जाएगा, वहां पे समाप्त हो जाता है। क्लियर चीज है ये। तो ऐसे जो है कानून का निर्माण होता है, सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश किया। उसी प्रकार हम देखते हैं संविधान में, कि संविधान में एक बजटीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आराम से समझिएगा, धीरे धीरे पढ़िए उसको, चीजों को समझ में आना चाहिए। भारतीय संविधान के देखिएगा, अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वार्षिक वित्त एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वास्तव में बजट क्या है, ये बजट क्या है, यह एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है। एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जिसको राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि एक वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वह संसद के समक्ष क्या रखे, संसद के समक्ष क्या करेगा, वह रखवाएगा, ठीक है। और संसद के समक्ष रखवाएगा, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कह रहे हैं, बजट कहते हैं। इसकी प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। इसकी बजट की प्रक्रिया होती है, कुछ शब्दावली है, इसी को आज हम देख रहे हैं। क्लियर है। तो बजट के जो है, भारत में जो बजट प्रस्तुत होता है उसके दो पक्ष होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, और दूसरा क्या होता है, बजट होता है। क्लियर चीजें। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जो पिछले साल का जो हमने कितना उपलब्धि, पिछले साल का बजट की क्या करते हैं, हम यहाँ पर समीक्षा करते हैं, कितना पाया, क्या खोया, तो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है। मान लीजिए सपोज इस साल का बजट क्या है, तो अभी हमें 2020 चल रहा है, तो मार्च में हमें मान लीजिए बजट आएगा, तो मार्च का जो बजट होगा वो कैसे होगा, वो बजट क्या होगा, 2021-22 का होगा। क्लियर है चीज। बजट क्या होगा, हमारा जो पेश होगा बजट, वो क्या होगा, 21-22 का होगा, क्योंकि बजट तो आने वाले सालों के लिए बजट बनाया जाता है, और जो हम खर्च कर चुके हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या हो जाएगा, वो 20-21 का क्या हो जाएगा, 2020 और 2021 का क्या हो जाएगा, वो इको सर्वे कहलाएगा। जो पिछले मतलब इस साल का जो बजट है, वो क्या हो जाएगा, वो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, और आने वाले साल का हम बजट तैयार करते हैं। तो बजट के दो पार्ट हो रहे हैं, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा क्या होता है, बजट, जो आगामी वर्षों में हम किस किस मदों पर कितना खर्च करेंगे, उसको जो है वो जो कार्यपालिका जो है या मंत्री परिषद जो है वो क्या करता है, वो सदन में बताता है। क्लियर चीजें। तो और पिछले साल के बजट में हमारी क्या उपलब्धि रही, उसको इकोनॉमिक सर्वे के रूप में क्या करता है, अपनी उपलब्धियों को बताता है संबंधित मंत्री। क्लियर चीजें। तो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन पेश करता है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करने का जिम्मेदारी जो है उनके पास होती है, जिनके पास फिनेंस मिनिस्ट्री होता है। संभवतः फिनेंस मिनिस्ट्री जो है वित्त मंत्री के पास होता है। तो वित्त मंत्री जो है प्रत्येक साल क्या करता है, वह एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत कर वो क्या करता है, वो देता है राष्ट्रपति की परमिशन से, या राष्ट्रपति के द्वारा वह उस राष्ट्रपति उस बिल पर राष्ट्रपति उस बिल को क्या करता है, संसद में रखवाता है। और संसद में रखता कौन है, वह वित्त मंत्री रखता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं। क्लियर चीज है ये। तो बजट कहते हैं, इसी को हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। तो बजट का पहला जो पार्ट होता है वो इकोनॉमिक सर्वे होता है, और दूसरा जो है मेन जो है बजट हम पेश करते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। आर्टिकल 112 में ये इसके बारे में बताया गया है। तो बजट प्रस्तुत करने का भी एक है। बजट वास्तव में क्या होता है, आपको मैं बताया बजट क्या होते हैं ये। वास्तव में बजट क्या होता है, एक तो एक पहला पार्ट जो इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है, और दूसरा क्या पार्ट हो रहा है, बजट हो रहा है। तो हमारे अगले साल जो मतलब 2000 मान लीजिए 21-22 के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग की है, किस किस मदों में कितना खर्च करेगा, हमारा ग्रोथ टारगेट कितना रहेगा, उसके आधार पर जो है प्रत्येक सेक्टर में हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या अचीव अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हमने टारगेट किया है, इन सबका विवरण जो है क्या रहता है, वह बजट में दिया जाता है। सबका विवरण क्या होता है, बजट में दिया रहता है। ग्रोथ टारगेट रहता है, हम टारगेटेड ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बजट तैयार करते हैं। और इसका प्रस्तुतिकरण कौन करता है, भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। पहले तो रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था, और
सामान्य बजट अलग किया जाता है, लेकिन 2016 से क्या किया गया, रेल बजट को भी इसी में मर्ज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसी में मर्ज कर दिया है। तो क्या होता है देखिएगा, इसमें बजट में क्या किया जाता है उसको देखिएगा। राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां कितनी है, राजस्व बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, खर्च का क्या अनुमान है, वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का विवरण दिया जाता है, आने वाले साल के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च योजना और नई योजनाओं की बातें यहाँ पर की जाती है। क्लियर चीजें ये क्या होता है, बजट का पार्ट होता है। बजट लाया जाता है तो इसमें राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां कितनी हो रही है, राजस्व बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, और ये उपाय करेंगे तो हमको कितना प्राप्ति होगा, खर्च का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और हमने जो एनुअली जो है ग्रोथ टारगेट किया है, उस ग्रोथ टारगेट को हर सेक्टर वाइज क्या करते हैं, अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, इन सबका विवरण जो है बजट में किया जाता है। क्लियर चीज है ये। तो जो बजट पेश किया जाता है वो कहाँ के कौन करता है, भारत का वित्त मंत्री करता है। ठीक है। तो संविधान के क्रियान्वयन को निम्नलिखित व्यवस्था, तो संविधान में बजट के क्रियान्वयन करने के लिए मतलब निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, उसी को हम देख रहे हैं। क्लियर चीजें। तो राष्ट्रपति, तो इसको देखिएगा संवैधानिक उपबंध क्या है बजट के संदर्भ में, तो देखिएगा इसमें संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लेखित हैं। राष्ट्रपति को हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में इसको पेश करवाना होगा। ढेर चीजें। ये जो बजट है एक बार पारित हो जाता है, उसके बजट को क्या होता है, दोनों सदनों में उसको क्या, दोनों बोथ हाउस में क्या करना होता है, उसको पेश करवाना होता है, बोथ हाउस में इसको पेश करवाना होता है। ठीक है। बिना राष्ट्रपति के सिफारिश से कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जाती। तो जब बजट पेश किया जाता है, इसमें बहुत सारे ग्रांट्स होते हैं, अनुदान होते हैं, उन टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे। तो बिना राष्ट्रपति के सिफारिश से कोई अनुदान मांग में नहीं बदलती। ठीक है। समेकित विधि निर्मित विनियोग कि भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाता, मतलब विनियोग विधेयक के माध्यम से ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल हमने लास्ट क्लास में देखा है कि अप्रोप्रिएशन बिल यानी कि गवर्नमेंट को मतलब सरकारों को संचित निधि से किसी को पैसे को खर्च करना है या किसी खर्चे को संचित निधि पर भारित करना है, तो उसके लिए क्या लाया जाता है, एक विनियोग विधेयक लाया जाता है। और विनियोग विधेयक के माध्यम से क्या होता है, गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल जाता है कि वो संचित निधि से क्या कर सकती है, पैसे को खर्च कर सकती है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। बिना राष्ट्रपति के इस संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुनर्स्थापित नहीं होगा। इस तरह से किसी विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। क्लियर है। विधि प्राधिकृत के लिए सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाता है। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती बिना डिस्कशन किए। ठीक है। संविधान में संसद के दोनों सदनों में बजट के संबंध में भूमिका के मामलों में व्याख्या कर रहे हैं। धन विधेयक देखिए आपको पहले बता रही, इसलिए मैं आपको क्लास बताया था कि इसको देख लीजिएगा। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह केवल क्या होगा, लोकसभा में ही स्थापित होगा। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान का कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यह लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा में लौटा देना होता है। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार या स्वीकार कर सकती है। ठीक है। आपको बताया था कि मनी बिल के संदर्भ में बताया था कि मनी बिल जो है जैसे लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, केवल 14 दिन तक इसको रोक सकती है, लेकिन स्वतः क्या माना जाएगा, यह बाद में अगर 14 दिन से ज्यादा होगा स्वतः पारित माना जाता है। क्लियर चीजें। तो इसको समझिएगा, संवैधानिक प्रावधान बजट के संदर्भ में क्या है, वित्त विधेयक के संदर्भ में क्या है, और धन विधेयक के संदर्भ। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा में लौटा देना होगा। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा के द्वारा सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है। बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि में किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बी नोटेड। बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि में किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना होता है। बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य खर्चों को पृथक दिखाना होता है। भारत की संचित निधि पर चार्ज किया गया खर्च संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, हालांकि इस पर संसद की चर्चा हो सकती है। ठीक है। ये भारित व्यय क्या होते हैं, भारित व्यय और संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि पर व्यय दोनों ही अलग अलग। भारित व्यय क्या होते हैं देखिएगा, भारित व्यय क्या होता है, बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। तो भारित व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता है। भारित व्यय पर क्या होता है, सदन में मतदान नहीं होता, अर्थात इस पर केवल चर्चा होती है, जबकि अन्य प्रकार
पर मतदान किया जाता है। तो भारित व्यय की सूची में क्या क्या आते हैं देखिएगा। राष्ट्रपति की परिलब्धि भत्ते उनके, ठीक है, कार्यालय के खर्चे, उपराष्ट्रपति मतलब जो भी ऐसे खर्चे जिसके वेतन और भत्ते जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित हैं, उनके सभी के वेतन और भत्ते जो है देखिएगा संचित निधि पर भारित है। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, क्लियर चीजें। उत्तम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन आते हैं यहाँ से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये क्या है, यह जो वह खर्चे जो भारत की संचित निधि पर क्या है, यह पारित है। ठीक है, ऐसे खर्चे इसमें आ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक व्यय, ऐसे ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, ब्याज, निरपेक्ष निधि भार मोचन और उधार लेना, ऋण सेवा, ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय। ठीक है, किसी न्यायालय का क्या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, संसद द्वारा नीत कोई अन्य व्यय। ठीक है, तो ये क्या है, संचित निधि पर क्या है, यह सब संचित निधि पर क्या है, यह भारित व्यय है, संचित निधि पर भारित व्यय है। ठीक है, तो क्लियर चीज है, ये संचित निधि पर क्या है, यह भारित व्यय है। ठीक है, अब फिर अब देखते हैं संसद में बजट के पारित होने की क्या प्रक्रिया है। तो संसद में बजट जो है वह 6 चरणों से होकर गुजरता है। तो पहला क्या है, बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उस पर आम बहस होती है, विभागीय समितियों के द्वारा जांच किया जाता है, अनुदान की मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक का पारित होता है और वित्त विधेयक का पारित होता है। क्लियर है, ये बजट की क्या है, प्रोसेस है, इसको समझिएगा। आपने अगर मनी बिल और फाइनेंस बिल को और अन्य चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो इनको चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग और क्या होगा, विनियोग विधेयक पर का पारित होना और ये चीज़ है, तो वित्त विधेयक का पारित होना। इसको हम देखते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण। तो देखिएगा, बजट दो रूपों में पहले प्रस्तुत किया किया जाता था, किसमें, आज तो नहीं होता है। पहले था क्या, रील बजट और आम बजट, लेकिन अब दोनों बजट को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया है। क्लियर चीज है ये। तो बजट का प्रस्तुतिकरण कौन करता है, बजट का प्रस्तुतिकरण जो है कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। कौन करता है, वह वित्त मंत्री करता है। ठीक है, आम बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देता है उसे बजट बजट भाषण करते हैं। ये कब दिया जाता है, ये फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के अवसर पर पेश किया जाता है। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण दिया जाता है, दूसरे दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है और राज्यसभा इसे बाद में पेश किया जाता है। राज्यसभा की अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं है, यह केवल लोकसभा में ही होता है। क्लियर है, तो वित्त मंत्री जो है लोकसभा में क्या करता है, बजट को प्रस्तुत करता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। और बजट जब प्रस्तुत हो जाता है तो कुछ दिन बाद जब बजट पर आम बहस चलती रहती है, दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। इस चरण में लोकसभा इसके पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा करती है और बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार है कि उसका जवाब दे सकता है। ठीक है, बजट पर बहस करने के बाद जो है, जो विभागीय समितियां होती हैं वो क्या करती हैं, 4-5 हफ्तों में क्या होते हैं, बजट पर आम बहस के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस अंतराल के दौरान संसद की जो स्थायी समितियां होती है, जो अनुदान की मांग आदि का विस्तार में पड़ताल करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं और दोनों सदनों को विचार के लिए भेजा जाता है। इस स्थायी समिति की व्यवस्था जो है 1993 से शुरू की गई थी। इस व्यवस्था में विभिन्न मंत्रालयों को संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो विभागीय समितियों द्वारा क्या हो जाती है, यह बजट के पर क्या की जाती है, उसकी जांच की जाती है। ठीक है, अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। विभागीय स्थायी समितियों के आलोक में लोकसभा में अनुदान की मांगों के लिए क्या होता है, मतदान होता है। जो भी अनुदान ग्रांट्स हैं उस पर क्या होता है, मतदान होता है। ठीक है, तो बजट क्या है, विभिन्न प्रकार के अनुदान हैं, विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स हैं, उसको क्या किया जाता है, सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उस अनुदानों को क्या किया जाता है, सदन के समक्ष रखा जाता है, बहस होता है, डिस्कशन होता है, फिर धीरे धीरे एक एक को क्या किया जाता है, वहाँ पे पारित किया जाता है। लोकसभा में अनुदान की मांग के लिए मतदान होता है। क्लियर चीजें, और पूर्ण मतदान,
पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाता है। इस संदर्भ में 2 बिंदु, एक अनुदान के लिए, दूसरा लोकसभा की विशेष शक्ति है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरा, राज्यसभा के मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है। इससे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय शामिल नहीं है। यह केवल चर्चा की जा सकती है। ठीक है। अनुदान की मांगों पर क्या हो रहा है? मतदान। विभागीय समितियों के आलोक में लोकसभा में अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। मांगे मंत्रालय में प्रस्तुत की जाती है। पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाता है। लिए अनुदान लिए गए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति है जो कि राज्यसभा के पास नहीं। दूसरा, राज्यसभा को मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है। उसे भारत की संचित नीति पर भारित व्यय शामिल नहीं होता है। ठीक है। और क्या मतलब, और अनुदानों इस प्रकार के प्रस्ताव को मतलब अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकता है। संसद के सदस्य इस पर क्या करते हैं? बहस करते हैं। और अनुदान की मांगों पर कटौती के लिए क्या कर सकते हैं? कट मोशन ला सकते हैं। तो 3 प्रकार के कट मोशन है, कौन-कौन से? ये सैद्धांतिक रूप से होते हैं कट मोशन। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। नीति कटौती प्रस्ताव को बोलते हैं। इसके कहा जाता है कि मांग की राशि ₹1 कर दी जाए, मांग की राशि को ₹1 कर दी जाए, सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। ये सब नीति कटौती प्रस्ताव मतलब ये मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। दूसरा, आर्थिक कटौती प्रस्ताव इस बात का उल्लेख करता है कि वास्तविक व्यय में से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए, मितव्ययिता बरती जाए। तो इसमें क्या किया जाता है? मितव्ययिता बरतने के लिए ऐसा काम किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें कटौती की बात की जाती है। तीसरा, सांकेतिक कटौती, यह भारत सरकार का दायित्व से संबंधित होता है। यह कहा जाता है कि सैद्धांतिक रूप से मांग के अनुसार जो है ₹100 की कमी कर देता है। यह एक फॉर्मेलिटी होता है। यह कई एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक है? यह केवल एक मामले से ही संबंधित होना चाहिए। इसमें संशोधन संबंधी या वर्तमान नियम को प्रवर्तित करने वाला कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? एक कटौती प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए निम्न आवश्यक शर्तें हैं। इसके किसी न्यायालय प्रक्रिया का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा विशेषज्ञ अधिकार का कोई हनन नहीं उठना होना चाहिए। इसमें पुनर्चर्चा की कोई विषय नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिएगा, विनिमय विधेयक का पारित होना। अब क्या हो रहा है? विनिमय विधेयक पारित हो रहा है। क्लियर? हमने बजट के जो 6 प्रोसेस देखे थे ना, बजट के 6 प्रोसेस कौन से थे? देखिएगा, उसको आपको ध्यान में रखिएगा। बजट के जो 6 प्रोसेस थे, बजट का प्रस्तुतिकरण हो गया, आम बहस हो रहा है, विभागीय समितियों द्वारा जांच की जा रही है, अनुदान की मांग पर मतदान हो रहा है, विभिन्न प्रकार के जो ग्रांट्स होते हैं उसका अनुदान पर क्या हो रहा है? मतदान हो रहा है। फिर विनियोग विधेयक का पारित होना। ठीक है। विनियोग विधेयक क्या होता है? भारत की संचित निधि पर निकालने के लिए या संचित नीति पर कोई भार डालने के लिए क्या होता है? उसके लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। तो मतलब पार्लियामेंट को, मतलब कार्यपालिका को इसके माध्यम से क्या मिलता है? परमिशन मिल जाता है कि वो संचित निधि पर क्या कर सकती है? पैसा को निकाल सकता है, भारत की भारित व्यय घोषित कर सकता है। क्लियर है? तो भारत की संचित निधि से भारित व्यय को दिखाने का और भारित निधि को निकालने का के लिए क्या करता है कि सरकार के द्वारा जो है विनियोग विधेयक लाया जाता है। संसद को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। क्लियर है? तो और इसके लिए क्या करता है? वो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक कहते हैं। क्लियर है? अब विनियोग विधेयक ला लिया गया, भारत की संसदीय से हो गया। ठीक है। अब क्या होता है? वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी रूप से पुनर्स्थापित करता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। इस विधेयक में विनियोग विधेयक के विपरीत संशोधन प्रस्ताव किए जा सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? अब बजट में एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का समान निर्माण होता है। और क्या होता है? धन विधेयक का पारित होना मतलब अब क्या होता है? वित्त विधेयक जो मंत्री के द्वारा प्रेषित किया गया उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बहस हो रहा है, बहुत सारे अनुदानों पर मांग हो रही है, अनुदानों पर अनुमति मिल रही है। ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा अनुदानों की अनुमति मांगने के लिए अब संचित निधि का पड़ रहा है। तो संचित निधि में क्या होता है? संचित निधि में भी पैसा को निकालने का परमिशन मिल जाता है, डालने का परमिशन मिल जाता है। उसके बाद क्या हो जाए? वित्त विधेयक जो है वह प्रस्तावों को प्रभावी रूप से, वित्त विधेयक भारत सरकार के उस खर्चे के लिए वित्तीय प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए पुनर्स्थापित किया जाता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक को विपरीत संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के ग्रांट्स होते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो एक होता है अनुदान, अनुपूरक अनुदान। इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई गई हो। मतलब ऐसे खर्चे अनुपूरक अनुदान जो है पार्लियामेंट के द्वारा
इसको परमिशन दिया जाता है। ऐसे खर्चे जो उस सेशन में या उस सत्र में खर्च किए जाने थे, और क्या है, और राशि जो खर्च हो गई है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और पैसे की आवश्यकता है, उसके लिए क्या किया जाता है, अनुपूरक अनुदान लाया जाता है सब। ठीक है। फिर है अतिरिक्त अनुदान। जब यह तब प्रदान किया जाता है जब उस वर्ष में हेतु एक नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक व्यय को आवश्यकता महसूस हो रही हो। मतलब उसमें क्या किया हमने, कोई कोई प्रोजेक्ट काम लिया। अब प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्चे हमने 40 लाख तय बताए थे, लेकिन वहाँ पे 50 लाख या 60 लाख भी खर्च हो रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या लिया जाता है, अतिरिक्त अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लिया जाता है। ठीक है। अनु, अनुपूरक अनुदान का संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत आती है, उससे वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपूरक अनुदान कहते हैं। क्लियर है। अतिरिक्त अनुदान यह तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान। जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक और तुरंत आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानुदान कहते हैं। और लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है, यह कहा जाता है कि यह कार्यपालिका को विधायिका द्वारा या लोकसभा द्वारा दिया गया क्या है, ब्लैंक चेक है। अपवादानुदान, इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है जब भारत सरकार की वित्तीय वर्ष या सेवा में संबंधित नहीं होती है। अपवादानुदान। सांकेतिक अनुदान, जब अनुदान तब रखी जाती है जब प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर मतदान होता है, फिर चर्चा होती है। अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होता। अनुपूरक, अतिरिक्त, असाधारण अनुदान और वोट ऑफ क्रेडिट के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे साधारण बजट के लिए अपनाई जाती है। अनुपूरक विधेयक, अतिरिक्त अनुदान और वोट ऑफ क्रेडिट के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे कि साधारण बजट में के लिए अपनाई जाती है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। भारत की किसी भी निधि से धन को संसदीय विधि के सिवाय और कोई नहीं निकाला जा सकता। भारत के सभी सार्वजनिक धन भारत सरकार या उसके भारत की लोक लेखा से ऋण लिया जाता है, इसलिए भविष्य निधि जमा, जनन्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल होते हैं। इस लेखे को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अतः इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता है। इस प्रकार के भुगतान बैंक आदान प्रदान से होता है। तो भारत का लोक लेखा हो तो पब्लिक अकाउंट, भारत की आकस्मिक निधि। संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन का अनुदान देता है। इसे समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद के द्वारा आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 जो है वो लागू है। यह विधि राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि अप्रत्याशित व्यय के लिए क्या दे सकता है, वह अग्रिम दे सकता है। इस जिसे बाद में संसद द्वारा क्या किया जा सकता है, प्राधिकृत करवाया जा सकता है। भारत की लोक लेखा की तरह इसे भी कार्यकारी प्रक्रिया में संचालित किया जाता है। ठीक है। तो ये हमने देखा संसद में बजट जो है कैसे पेश होता है। तो संसद में बजट पेश करने की प्रक्रिया हमने बजट और मनी बिल के संदर्भ में पढ़े हैं। तो संसद में क्या हो रहा है, बजट की प्रक्रिया के 6 चरण है। पहला बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उस पर बहस होता है, विभागीय समितियों के द्वारा उस पर जांच की जाती है और रिपोर्ट जो है वो लोकसभा या बजट समिति को दे दिया जाता है। अनुदान की मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक का पारित होना और धन विधेयक का पारित होना, ये सब क्या है, बजट मिलकर क्या बनाते हैं, यह बजट का निर्माण है। क्लियर चीज है ये। तो बहस का प्रस्तुति, बजट का प्रस्तुतिकरण, उस पर बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांगों पर चर्चा, मतदान। विनियोग विधेयक, बजट का पाठ है विनियोग विधेयक। तो विनियोग भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो है विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। और वित्त विधेयक का पारित होना, वित्त विधेयक का पारित हो जाता है, अगर हाउस से वित्त विधेयक पारित हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो बोलना चाहिए कि बजट की स्वीकृति प्रदान हो गई है। और बजट की स्वीकृति प्रदान होगी और सरकार को खर्च करने की क्या हो गई है, अनुमति मिल गई है। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति मिल गई है। ये सभी जो है एक ही साथ जुड़े होते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक। अब देखते हैं भारतीय संसद की क्या भूमिका है, भारतीय संसद का क्या इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट।
ठीक है, मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ और पार्लियामेंट बोलते हैं संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका। आज हम पार्लियामेंट और ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट किस रूप में कार्य करता है? विधायिका जो है किस रूप में कार्य करती है? विधायिका जो है वह कार्यपालिका पर क्या करती है? नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। क्या करते हैं? नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है, नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। क्या चीज है ये? उसके क्या क्या कार्य है देखिएगा, कितने प्रकार के कार्य कर रही है वो। किस विधायी शक्तियां उसकी, बहुत सारे पार्लियामेंट को क्या किया है, बहुत सारी विधायी शक्तियां दिया गया है। कार्यकारी शक्तियां दी गई है, वित्तीय शक्तियां दी गई है, संवैधानिक शक्तियां दी गई है, न्यायिक शक्तियां दी गई है, निर्वाचन शक्तियां दी गई है और अन्य शक्तियां दी गई है, जिसके माध्यम से क्या करता है वह एक बहु मतलब क्रियात्मक कार्य के रूप में कार्य करता है। इसलिए जो है विधायिका का जो है अभी महत्व बना हुआ है। विधायिका इसलिए महत्व बना है। क्या कार्यपालिका जो है विधायिका पर हावी है? क्या कार्यपालिका ही सर्वे सर्वा है, विधायिका नगण्य है? तो कार्यपालिका जो है विधायिका का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए विधायिका है, ये विधायिका है, तो क्या है? यह क्या है? कार्यपालिका है। क्या होगा? यह कार्यपालिका होगा। और विधायिका क्या होगा? ये विधायिका होगा। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या है? विधायिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका आता है। तो विधायिका के क्या क्या शक्तियां कार्य लिखिएगा, तो इसका प्रधान कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। क्या है? कानून का निर्माण। तो कानून का निर्माण कैसे करता है? विधायिका जो है संघ सूची, समवर्ती सूची और कभी कभी जो है राज्य सूची के विषय पर भी क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो इनिशिएट होगा कहाँ होगा? राज्यसभा से होगा। हमने पिछले क्लासेस में इस बारे में पढ़ा है कैसे इनिशिएट होगा। आर्टिकल 249 के संदर्भ में, आर्टिकल 312 के संदर्भ में और इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्लियर चीजें। तो शक्तियों तो संघ सूची और राज्य और समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार तो है ही है। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर भी क्या कर सकता है? वह कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कब मिलेगा? जब राज्यसभा ऐसा क्या करे? संकल्प पारित कर दे, राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हो या दो से अधिक राज्य संसद में ऐसा करने का अनुरोध कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधि समझौते के तहत, अब जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। ठीक है, तो राज्य यह क्या होगा? विधायिका की क्या है? यह कार्यपालिक शक्तियां। विधायिका की क्या है? यह जो है वो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं। क्लियर चीज है ये। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद में 6 सप्ताहों के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर अध्यादेश स्वीकृति नहीं मिलती है तो क्या हो जाएगा? वह ऑर्डिनेंस जो है क्या होता है? समाप्त हो जाता है। किसी भी ऑर्डिनेंस को मतलब को मतलब संसद जो क्या करती है? ऑर्डिनेंस की वैधता को प्रमाणित करती है, प्रमाणित करती है। ऑर्डिनेंस की वैधता, अध्यादेश की वैधता को क्या कर रही है? प्रमाणित करने का काम कर रही है। विधायी शक्तियां हो गई उसकी। ठीक है, संसद विधियों का खाका तैयार करती है और मूल विधि ढांचे में ही विस्तृत नियम और विनियमित बनाने के लिए क्या करती है? कार्यपालिका को प्राधिकृत करती है। इसे प्रत्यायोजित विधान या कार्यपालिक विधान या अधीनस्थ विधान कहा जाता है। ऐसे नियमों और विनियमों को जांच के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। क्लियर चीज है ये। तो ये विधायिका के संदर्भ में शक्तियां हैं। ठीक है, दूसरा कार्यपालिक शक्तियां क्या है देखिएगा। कार्यपालिक शक्तियों के संदर्भ में संसद क्या करती है? संसद कार्यकारिणी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालीन चर्चा, ध्याकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव के जरिए क्या करती है? वो कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। वो अपनी समितियों के सरकारी आश्वासन संबंधी संबंधी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों को क्या करती है? अधीक्षण करती है। ठीक है, सामान्य मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा की प्रति विशेष रूप से, जबकि लोकसभा के प्रति विशेष रूप से सामूहिक उत्तरदायी इसके प्रति होता है व्यक्ति, और व्यक्तिगत सामूहिक उत्तरदायी जो है वो लोकसभा के प्रति होता है, और व्यक्तिगत रूप से कहाँ वो रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब है कि वो अपने पद पर तब तक बने रहता है जब तक लोकसभा में का बहुमत है। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटाया जा सकता है। लोकसभा के प्रति विश्वास की कमी प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न करना, धन विधेयक को अस्वीकार कर देना, निंदा भी
प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पास कर देना, आवश्यक मुद्दों पर सरकार को हराकर कटौती प्रस्ताव पास कर। इसलिए कहा जाता है कि संसद द्वारा पहला कार्य ऐसे समूह का चयन करना है जो सरकार बनाए, उसे सत्ता में बने रहने के लिए तब तक सहायता प्रदान करे जब तक कि इसका विश्वास विश्वास हो, और विश्वास न हो तो उसे हटाकर और अगले सामान्य चुनाव में लोगों पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजों को। राष्ट्रपति को उद्घाट मतलब कैसे वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख रहा है, देखिएगा आधे घंटे की चर्चा होती है। अभी हमने पिछले क्लास में भी जब बजट पेश आकर शून्यकाल है, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के माध्यम से क्या करती है, कार्यपालिक शक्तियों पर यह नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करती है। क्लियर है। राष्ट्रपति को उद्घाटन होता है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पास न कर क्या कर सकती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, निंदा प्रस्ताव को पारित करवा सकती है, कटौती प्रस्ताव पास करके क्या कर सकती है, यह विधायिका पर नियंत्रण रखने का काम करती है। मतलब विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है। वित्तीय शक्तियां क्या है विधायिका की, तो वित्तीय शक्तियां देखिए क्या है, संसद की सहमति के बिना कार्यपालिक न तो किसी कर को उगाही कर सकता है, मतलब संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी कर की क्या कर सकता उगाही कर सकता है, और न ही कोई कर लगा सकती है, न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए बजट की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट जो है स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है, और बजट के माध्यम से क्या करती है वह, संसद आगामी वित्त वर्ष में आय और व्यय को अनुमानित करती है। वित्तीय शक्तियां क्या हैं, बजट के माध्यम से बजट, और बजट की जो होता है, बजट क्या होता है, बजट को अगर जब तक पार्लियामेंट में इसको परमिति नहीं मिलती तब तक वो लागू नहीं माना जाएगा, तो पार्लियामेंट में इसको परमिशन चाहिए बजट के लिए। ठीक है। संसद वित्तीय समितियों के माध्यम से क्या करती है, वह सरकार की खर्चों को जांच करती है, उस पर नियंत्रण रखने का काम करती है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। यह अवैध, अनियमित और अनुमानित प्रयोगों से सार्वजनिक खर्चों को दुरुपयोग मामले को रोकने का प्रयास करती है। ठीक है। इसलिए कार्यपालिका के वित्तीय मामलों का संसद पर नियंत्रण दो तरीके से होता है। एक तो बजटीय नियंत्रण है, बजट के माध्यम से। एक क्या है, बजटीय कंट्रोल, बजट कंट्रोल। ठीक है। और दूसरा क्या है, उत्तर बजटीय। बजट कंट्रोल क्या है, जो भी बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में होता है। दूसरा उत्तर बजट नियंत्रण, जो अनुदान मांगों को स्वीकृत किए जाने के पश्चात तीन वित्तीय समितियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। क्लियर चीजें ये। फिर है विधायिका का संवैधानिक शक्ति और कार्य क्या है, मालूम है कि संसद में संविधान संशोधन शक्ति किसमें है, तो संविधान संशोधन करने की शक्ति किसकी है, विधायिका की है। तो विधायिका संविधान संशोधन करने की शक्ति किसकी, विधायिका है। अगर मान लीजिए सिंपल मेजोरिटी का विषय है कोई, ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी के विषय के लिए भी क्या होगी, विधायिका की आवश्यकता होगी। ठीक है। दो तिहाई बहुमत के लिए भी विधायिका की आवश्यकता होगी। तो संविधान संशोधन करने, उसको समाप्त करने, संशोधित करने का अधिकार की विधायक कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है, विधा तो भारत के संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको है, भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है किसको है, विधायिका को है, विधायिका को है। ठीक है। किसको दिया गया है, विधायिका को दिया। तो विधायिका तीन प्रकार से संविधान में संशोधन करती है, साधारण बहुमत से कर सकती है, विशेष बहुमत से कर सकती है, विशेष बहुमत प्लस अधिक से अधिक राज्यों का कर सकती है। अगर मान लीजिए विधायिका किसी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, तो अगर मान लीजिए कोई बिल जो है लोकसभा में आता है, किसी भी विषय का हो सकता है तीनों में से, अगर किसी विषय का है तीनों में से किसी एक विषय का है, तो राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में इस पर अगर मान लीजिए पास नहीं हो पाता है, तो बिल क्या होता है, वहीं समाप्त हो जाता है। मतलब क्या कर रही है कि जबरदस्ती जो है कार्यपालिका जो है संविधान में संशोधन नहीं ला सकती, जब तक सदन के मतलब लोगों का एक पर्याप्त समर्थन उस पर ना मिलता हो। तो मतलब क्या करती है वो, कार्यपालिका के सभी कार्यों पर क्या करती है, वो नियंत्रण लगाने का कार्य कर रही है। तो ये संवैधानिक शक्तियां और कार्य, मतलब संविधान संशोधन जो बिल है वह दोनों हाउस में से पारित होने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अब ठीक है कि यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया है। साधारण बहुमत से विशेष बहुमत संसद को यह शक्ति असीमित नहीं है कि संविधान में मूल ढांचे में
परिवर्तन शर्तानुसार कर सके। दूसरे शब्दों में, संसद के संविधान के मूल ढांचों के अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था में संशोधन कर सकती है। यह नियम उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मुकदमा 1900 केशवानंद भारती संसद को यह शक्ति असीमित नहीं है और संविधान के मूल ढांचे में देखिए, पहला साधारण बहुमत से कर सकती है, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत द्वारा, लेकिन आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की क्या होना चाहिए उसमें, स्वीकृति होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, स्वीकृति होनी चाहिए। टेक्निकल इशू आ गया था अभी। संसद को यह शक्ति असीमित नहीं है। वह संविधान के मूल ढांचे में क्या कर सकती है, शर्तानुसार संशोधन कर सकती है। ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मुकदमा में स्थापित है। ठीक है, क्लियर चीजें ये। तो इसमें क्या है कि इसके माध्यम से क्या कर रही है, वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य कर रही है। मतलब कार्यपालिका जो है किसी मामले में जो है संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है। न्यायिक और शक्तियां और उसके कार्य क्या हैं। संसद को न्यायिक शक्तियां और कार्य में निम्नलिखित संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकता है, या उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। वह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्याय, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सिफारिश कर सकता है। वो अपने सदस्य या बाहरी लोगों को उनकी अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए क्या कर सकता है, दंडित कर सकता है। न्यायिक शक्तियां और कार्य क्या है, संविधान के उल्लंघन करने पर वो राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकता है। ठीक है। और राष्ट्रपति मतलब उसकी न्यायिक शक्तियां देखिए, विधायिका की उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, राष्ट्रपति को भी पद से हटा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त मालिक के पक्षों को हटाने के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सिफारिश कर सकता है। वो अपने सदस्यों के बाहरी लोगों को इसकी अवमानना किए जाने पर, विशेषाधिकार का उल्लंघन किए जाने पर क्या कर सकता है, वह दंडित कर सकता है। तो सभी विधायिका को क्या है, न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त है। संसद क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राज्य विधानमंडलों के साथ में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति को चुनती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनती है, जबकि राज्यसभा सभापति और उपसभापति, सभापति तो नहीं चुनती है, उपसभापति का चुनाव करती है। तो संसद को यह शक्ति है कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नियम बनाती है, संशोधन कर सकती है। संसद के दोनों सदनों में राज्य विधायिका के निर्वाचन के संबंध में नियम बनाती है, उसमें संशोधन कर सकती है। जनप्रतिनिधि नियम 1951 इत्यादि बनाए गए हैं। क्लियर चीजें ये क्या है, यह विधायिका मतलब यह पार्लियामेंट के क्या है, यह कुछ शक्तियां हैं, कुछ कार्य हैं जो विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। तो हमने विधायी शक्ति और कार्य देखे, कार्यपालिक शक्ति और कार्य देख रहा है, वित्तीय शक्ति और कार्य देखे, संवैधानिक शक्ति और कार्य देखे। ठीक है। न्यायिक शक्तियां और कार्य देखे, निर्वाचक शक्तियां और कार्य देखे, निर्वाचन में भाग लेती है, किसका किसका निर्वाचन करती है आपने देखा। ठीक। अब देखते हैं अन्य शक्तियां क्या है। वह देश के विचार विमर्श में एक सर्वोच्च इकाई है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करती है। यह तीनों तरह के आपातकाल की संस्तुति करती है। उसके सिफारिशों पर क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव लगाता है। मतलब अप्रूवल जो होता है, मतलब किसी भी नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल जो है वह विधायिका के द्वारा ही किया जाता है घोषणा के बाद। यह संबंधित राज्य विधानसभा को स्वीकृति से विधान परिषद को समाप्ति या उसका गठन कर सकती है और राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। वह उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के गठन, न्याय क्षेत्र को नियंत्रित कर सकती है। दो से अधिक राज्यों के लिए समान या अलग अलग न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। ये क्या है, इसके अन्य शक्तियां और कार्य हैं। तो इसके माध्यम से क्या हो रही है, विधायिका जो है क्या करती है, एक मल्टी एक बहुनियंत्रणीय कार्य करती है और कार्य का परिवार पर नियंत्रण करने का वह कार्य करती है। ठीक है। अब देखते हैं, भारत में सरकार पर प्रशासन और संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज्यादा है। वास्तव में यह नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। इसके कई कारक उत्तरदायी है। ठीक है। क्या संसदीय नियंत्रण शिथिल है, क्या संसदीय नियंत्रण जो है कार्यपालिका पर अप्रभावित है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देश का प्रशासन इतना विशाल और जटिल है कि संसद को ना तो इतना समय है और न ही इतनी विशेषता है कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें। ये जो टॉपिक हो रहा है आज का, ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर क्या, यह मेंस एग्जामिनेशन है। क्लियर है। और प्री में इसे रिलेटेड जो है असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो देश का प्रशासन इतना विशाल और जटिल होता है कि संसद को न तो इसका उतना समय है और न ही इतनी
विशेषज्ञता है कि प्रशासन पर क्या करे, वह प्रभावी नियंत्रण स्थापित करे। दूसरा, अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति के कारण संसद को वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज्यादा प्रभावी नहीं है। ठीक है। विधायिकी नेतृत्व में कार्यपालिका पर नियंत्रण तो होता है तथा कार्यपालिका की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का आकार काफी बड़ा है, इस पर नियंत्रण रखना काफी कठिन है। कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, फलतः उसकी प्रभावी आलोचना और संभावना समाप्त हो जाती है। लोक लेखा समिति जैसे वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई राशि की जांच बाद में करती हैं। इस प्रकार यह पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया लगती है। गिलोटिन में बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम होती है। ठीक है। प्रत्यायोजित विधान की अभिवृद्धि से विस्तृत विधि बनाने को संसद की शक्ति कम और कार्यपालिका की शक्ति बढ़ गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के निर्माण में संसद को विधान बनाने की शक्ति कम हो गई है। संसदीय नियंत्रण सामान्य ढीला, असाधारण और अधिकांशतः प्रकृति में राजनीति होता है। संसद में सशक्त और स्थिर विपक्ष के अभाव में, संसदीय व्यवहार और मर्यादाओं के अभाव में देश के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का ढीला पड़ रहा है। तो भारत तो विधायी नियंत्रण जो है देख रहे हैं, वो क्या बोल, उसका शिकंजा जो है क्या हो रहा है, वह ढीला पड़ रहा है। दूसरी चीज है ये, विधायिका जो है क्या हो रही है, शिथिल हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो वर्तमान में विधायिका की क्या स्थिति है, उस पर आपके सामने एक लिख दिया गया है। ये जो टॉपिक चल रहा है वह मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है और कार्यपालिका का गठन विधायिका में है। ठीक है। वर्तमान विधायिका की क्या पोजीशन उसको देखिएगा। भारत ने कैसा अपनाया, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और कार्यपालिका का गठन क्या है, विधायिका में से है। और संसद में बहुमत प्राप्त दल क्या क्या होता है, सरकार बनाता है और उसी के द्वारा क्या होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। क्लियर है। और क्या करती है, वह कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करती है। कार्यपालिक कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे और संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडलीय तानाशाही में परिवर्तित हो जाए, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए विधायिका को उत्तरदायी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके लिए उसका सचेत और प्रबल रहना अत्यंत आवश्यक है। जनता के हितों के संरक्षण में विधायिका को का ही उत्तर है। जनता के हितों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसको है, जनता के हितों की संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी हो, विधायिका को ही है। इसलिए विधायिका को चाहिए कि वह क्या करे, कार्यपालिका पर क्या करे, उसको तानाशाह बनने से रोके। क्लियर चीजें, ये विधायिका का क्या है, जिम्मेदारी है। विधायिका ही कार्यपालिका की जवाबदेहिता को सुनिश्चित कराती है और इसे सुनिश्चित कराने के लिए क्या है, प्रक्रिया क्या है, बहस है, चर्चा है, प्रश्नकाल है, विश्वास प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, इत्यादि के माध्यम का प्रयोग करती है। वर्तमान में विधायिका का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। बढ़ते राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, संसद सदस्यों की शिष्टता से जनमानस के मन में चुनाव के प्रति क्या हो गया है, अरुचि पैदा हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि चुनाव में जन सहभागिता में कमी हो गई है। विगत कुछ वर्षों में चुनाव में मतदान प्रतिशत जो है धीरे धीरे, मतलब जितना बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है। विशेषकर शहरी मतदाताओं में चुनाव के प्रति जो है क्या हो गया है, एक अरुचि पैदा हो गई है। वह चुनाव को क्या करते हैं, छुट्टी का दिन के रूप में एंजॉय करते हैं। क्लियर चीजें, जाति और धर्म के नाम पर नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता अधिकांश आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इन नेताओं का मूल उद्देश्य अपनी शक्ति और धन में वृद्धि करना है। धन कमाने का मेन कंसंट्रेशन होता है। क्लियर चीजें, दूसरी ओर रुपये लेकर प्रश्न पूछने जैसे भ्रष्ट तरीके भी अपनाए जाने लगे हैं। तो ये सब क्या है, इस संसदीय मूल्यों का क्या हो रहा है, पतन को शो कर रहा है। उपरोक्त सभी कारणों से विधायिका की गरिमा को हानि पहुंचती है। परिणाम यह हुआ कि विधायिका के प्रति जनता के विश्वास में कमी आई। यही विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर असफल हो रही है। परिणाम स्वरूप विगत कुछ वर्षों में विधायिका के संदर्भ में जो गिलेटिन पद्धति आया है और उसकी प्रवृत्ति जो बढ़ती चली जा रही है, बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी बहस नहीं होता है और गिलोटिन के माध्यम से मामले को सुलझा लिया जाता है। ठीक है। तो विधायक और प्रायोजित विधायकों की संख्या भी बढ़ रही है। निष्कर्ष यह है कि विधायिका के रूप में कार्यपालिका की निरंकुशता तो बढ़ा दिया है, अब कार्यपालिका मनमाने तरीके से काम करने लगती है, अर्थात मंत्रिमंडलीय तानाशाही देखने को मिलती है हमको। और जिसके और इस मंत्री मतलब ये मंत्रिमंडलीय तानाशाही के बढ़ते क्या है, जुडिशियल थोड़ा सक्रिय हुई और उसने कार्यपालिका में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जबकि हमारे डीपीएसपी में हमको बात की गई है कि कार्यपालिका को क्या किया जाएगा,
विधायिका कार्यपालिका को हमेशा न्यायपालिका से पृथक होना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका क्या कर रही है, इन सब कारणों से क्या कर रही है, वह जो है बाध्य होकर विधायिका के मामलों में क्या करना पड़ा, हस्तक्षेप करना हो पड़ रहा है। ठीक है, जिसे सामान्यतः पर न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत हम कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म का सिद्धांत कहते हैं, जहाँ पे क्या है, न्यायालय जो है वो क्या कर रहा है, कार्यपालिका के मामलों में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, जिसे हम न्यायिक सक्रियता कह रहे हैं। क्लियर है? क्लियर चीज है ये। तो इसके माध्यम से आपने आज की क्लास में आपने क्या क्या देखा, आज की क्लास में इतना ही कराऊंगा कि क्लास स्पेशली फॉर मेंस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर क्लास में कि पहला तो है कि बिल क्या होते हैं, बिल क्या होते हैं उसके आधार पर हमने समझा, फिर हमने बजट को समझा, बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, बजट क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा बजटीय प्रक्रिया क्या है, बजट, ठीक है, बजटीय प्रक्रिया क्या है, व्यय कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, आम बहस होती है, विभागीय समिति द्वारा जांच होता है, फिर बहुत सारे अनुदान की मांग होते हैं, उस पर चर्चा होती है, मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक आता है, विनियोग विधेयक पर चर्चा होती है, उसको पारित कर दिया जाता है, फिर वित्त विधेयक पारित कर दिया जाता है, तो क्या माना जाता है, वित्त विधेयक पारित कर दिया और सरकार को परमिशन मिल जाता है कि वो क्या कर सकती है, समस्त धन का, निधियों का क्या कर सकती है, वह यूज कर सकती है। चाहिए, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, आम बहस होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है, अनुदानों की मांग पर मतदान होता है। फिर है, और इसी में कटौती प्रस्ताव इसी समय लाए जाते हैं, फिर विनियोग विधेयक को पारित कर दिया जाता है, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद क्या हो जाता है, वित्त विधेयक को पारित होना पड़ता है, फिर वित्त विधेयक पारित हो जाता है, वित्त विधेयक पारित होने से क्या होता है, समझा जाता है कि बजट जो है वो क्या हो गया है, जो है वो पास हो चुका है, दोनों सदनों ने उसको परमिशन दे दिया है, और गवर्नमेंट को क्या होता है, पूर्ण अधिकार मिल जाता है कि भारत की सभी नीतियों से वो क्या हो सकती है, वो पैसा का आहरण कर विकास कार्यों को टारगेट कर सकती है। ठीक है, यह वो विभिन्न प्रकार के अनुदान होते हैं, इस अनुदानों को हम चर्चा किया, अनुपूरक अनुदान क्या होता है, ऋत्विक अनुदान क्या होता है, अधिक अनुदान क्या होता है, प्रत्यानुदान क्या होता है, अपवादानुदान क्या होता है। क्लियर चीजें ये, इन विषयों पर हमने क्या किया, चर्चा किया। ठीक, भारत का लोक लेखा क्या होता है, भारत की आकस्मिक निधि क्या होती है, पब्लिक अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, उसको हमने चर्चा किया। तो सभी अन्य सार्वजनिक धन भारत सरकार या उसके भारत की लोक लेखा में से ऋण लिया जाता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल होते हैं। इस लेखे को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जाता है। इस प्रकार के भुगतान को मुख्यतः बैंक आदान प्रदान से संबंधित होते हैं। यह चीज हम पब्लिक अकाउंट में, भारत के आकस्मिक निधि क्या होता है, कंटीजेंसी फंड कहते हैं। तो भारतीय संविधान की संसद को भारत के आकस्मिक निधि को गठन करने की अनुमति दिया है। इसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती है। भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से शुरू हुआ है, और इस निधि में राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है, जिसके बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। भारत में लोक लेखा की तरह इसे भी कार्यकारी प्रक्रिया में संचालित किया जाता है। क्लियर? भारत का संसद जो है अपना एक मल्टीपल रोल की भूमिका में है, जिसके माध्यम से क्या करता है, वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की स्थापित करता है। तो उसके कौन कौन से मल्टी फंक्शनल रोल हैं, कौन कौन से बहुक्रियात्मक भूमिका है, तो हमको विधायी शक्तियां देखा, विधायी शक्तियां किस प्रकार की थी, जो आपने देखा, तो कानून बना सकता है वो संघ सूची पर विषय पर, राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषय, तो राज्य सूची के विषय पर कैसे कानून बना सकता है उसको हमने देखा। फिर उसकी कार्यकारिक शक्तियां क्या है, वैचारिक शक्तियाँ क्या है वो हमने देखा। ठीक है, फिर उसको हमने देखा कि वित्तीय नियंत्रण कैसे स्थापित करता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि संवैधानिक शक्ति और कार्य क्या है उसके, तो संवैधानिक शक्ति संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया समझा आपने। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ और कार्य क्या है उसका, निर्वाचक संबंधी उसके क्या कार्य हैं, अन्य उसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, हमारा संसदीय नियंत्रण अप्रभावित क्यों हो गया है, वर्तमान विधायिका की क्या स्थिति है, विधायिका और न्यायपालिका में क्या संबंध है, उन चीजों को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। क्लियर है? अगले क्लास में जो है आगे का पाठ पढ़ेंगे, और आज की क्लास जो है स्पेशली फॉर मेंस और प्रीलिम्स के हिसाब से जो बच्चे कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं और एसेसर और जो कथन कारण के क्वेश्चन होते हैं, इस आधार पर आप बन सकते हैं।
अगली कक्षाओं में हम क्या करेंगे, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब जुडिशरी हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, हम जुडिशरी को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, और अभी तक मतलब राष्ट्रपति और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो कुछ हम एमसीक्यू को करेंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, जुडिशरी को स्टार्ट करेंगे। क्लियर चीजें ये? ठीक है, धन्यवाद।